हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगन चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने सुना कि मेरे हाथों की लकीरों में तू है, आप लोगों ने बहुत पसंद किया। इसके लिए तहे दिल से आप सबका शुक्रिया। और आपने मेरी कहानी मेरे पापा कब आएंगे को बहुत पसंद किया। वो देश विदेश सब जगह सराही जा रही है। इसके लिए मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ वो सब कम है। तो आप लोग प्लीज़ मेरी कहानियों पर अपना प्यार ही बनाए रखिएगा और ढेर सारा प्यार मेरी कहानियों को देते रहिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आगे की कहानी शुरू करती हूँ। आज भाग 3। आप लोगों ने सुना कि किस तरह शगुन जब उस लड़के राहुल से मिलती है और राहुल बातें ही बातों में एक शब्द बोलता है कि हमारी शादी, मैंने आपको जब देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे आप मेरे हाथों की लकीरों में आप हैं। तो ये बातें सुनकर शगुन थोड़ा शॉक्ड हो जाती है कि ये बातें तो अक्सर उसे अंश कहा करता था। वो उसे ध्यान से देखती रहती है और कहती है ये क्या बोल रहे हैं आप। तो इस पर वो राहुल कहता है कि हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि आप मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं और मैंने जैसा चाहा था, जैसे सोचा था आप वैसे ही हैं। थोड़ी देर बात करने के बाद वो लड़का कहता है, शगुन जी, क्या मैं आपको पसंद हूँ? तो इस पर शगुन उसे देखने लगती है। वो कुछ नहीं बोलती, वो कहती हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और तो इस पर वो लड़का एक बार कहता है, ऐसा तो नहीं आप किसी से प्यार करती हो? कभी आप बचपन में आपने किसी से प्यार किया हो? तो इस पर एक पल के लिए ही सही शगुन के अंदर, शगुन के दिल में अंश की तस्वीर उभर आती है। वो सोचती है कि मैं अंश अक्सर ये बातें मुझसे कहता था और आज किस्मत ने देखो मुझे कहीं और लाकर खड़ा कर दिया है। उसकी आंखें भर आती हैं। तो इस पर राहुल कहता है, अरे आप परेशान हो गई, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। हर लड़की के मन में उसके सपनों के राजकुमार के लिए एक जगह होती है और हर लड़की किसी न किसी से एक उसके दिल में एक लड़के की एक छवि होती है। तो इस वजह से मैंने पूछ लिया और मेरा कोई और ऐसा कोई इरादा नहीं था। ठीक है, अगर आपको कोई नहीं पसंद था तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको कोई पसंद था तो आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। तो इस पर कहती नहीं, मुझे कोई नहीं पसंद था, मेरे बचपन में कोई दोस्त नहीं था, कोई मुझसे किसी को मैं नहीं पसंद करती थी और भगवान करे कि किसी की लाइफ में भी कोई ऐसा दोस्त ना हो। इस पर राहुल उसे कनखी उसे देखता रहता है और सोचता है कि मतलब उसके बारे में सोचता है कि क्या है। तो वो एक बार फिर कहती, राहुल जी एक बात पूछूं, आप बताएंगे? तो इस पर राहुल कहता, हाँ जी पूछिए। तो इस पर वो कहती है कि क्या आप जो है अपनी फैमिली में कौन कौन है? तो वो बताता है कि मेरे फैमिली में मम्मी पापा है, एक बहन है। और इस तरह वो पूछती है कि क्या आप कभी इंडिया में रहे हैं? तो इस पर राहुल कहता, नहीं, मैं कभी इंडिया में नहीं रहा हूँ, बचपन में था। इसके बाद मैं जब से मैं वहाँ पे गया हूँ, मैंने होश संभाला, तब से मुझे कुछ याद नहीं है। और वो कहता है कि और इसके बाद वो लड़का बात चेंज करता है कि रॉकी बता, तुम्हें पढ़ाई कैसी चल रही है? तो इस बार रॉकी कहता है, जी सर, बहुत अच्छी चल रही है और अब की बार मेरा लास्ट ईयर है, इसके बाद मैं कहीं जॉब देखूंगा। तो उस पर राहुल कहता है कि हाँ, अच्छी बात है, आप पढ़ाई करिए और मन लगा के पढ़ाई करिए और जब सब कुछ अच्छे रिजल्ट आएंगे तो जॉब भी अच्छी मिलेगी। तो इस पर रॉकी कहता है जी। और इस तरह बातें होती हैं और काफ़ी देर इधर उधर की बातें होने के बाद शगुन घर चलने के लिए कहती है रॉकी से। और माला, उनकी जो मम्मी की सहेली थी, वो भी उनसे कहती है कि आंटी अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गया, बहुत लेट हो गया। और तो इस पर एक बार फिर राहुल कहता है कि आंटी चलिए मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ और आप लोगों को वहाँ पर, आप लोगों के घर पर छोड़ देता हूँ, आप लोग कैसे आए हो? तो इस पर शगुन कहती कैब लेकर आए हैं। और तब वो लड़का कहता चलिए मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ। रास्ते में बातें होती हैं और इस पर वो जो है वो कहता है कि आंटी मैं पहले ही कह रहा था, मुझे लड़की बहुत पसंद है, ये तो मेरे हाथों की लकीरों में है।
तो इस बार एक बार फिर सगुन सोचती है लड़का बार बार ये शब्द क्यों बोल रहा है। तो वो कहती है कि क्या आप जो है मेरे घर वालों के बारे में जानते थे, मुझे कैसे जानते थे, और आप ये इतने हक से ऐसे कैसे कह रहे हैं कि मैं आपके हाथों की लकीरों में थी। तो इस पर वो लड़का कहता है कि सगन जी आपको तो सीआईडी में होना चाहिए, हर बात आप पकड़ लेती हैं, और ऐसा कुछ नहीं है, ये नॉर्मल सी बात है, हर लोग बोलते हैं, और शादी ब्याह तो हाथ की लकीरों में ही होती हैं, और कब किसके साथ होना है ये सारी चीज़ें तो ऊपर से तय होती हैं। तो मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो बार बार आप वो बात पकड़ रही हैं। सगुन कहती है जी कुछ नहीं, और इस तरह वो उनका घर आ जाता है और सगुन अंदर जाती है, और वो लड़का सगुन को छोड़कर वापस चला जाता है। पर सगुन को उस लड़के की ये बातें बार बार उसे वीरेंद्र अंकल और अंश की याद दिलाती थी। वो घर के अंदर आती है, वो कहती मम्मी, वो अपनी माँ से पूछती है कि मम्मी आपने इस लड़के के बारे में पूरी छानबीन कर ली है। तो इस पर उसकी मम्मी कहती है हाँ बेटा बहुत अच्छा लड़का है, मम्मी पापा से मैं नहीं मिली हूँ, और मम्मी पापा के बारे में मुझे मेरी फ्रेंड से अभी ज़्यादा कुछ नहीं बताया है, लेकिन मैं जानती हूँ वो मेरे साथ कभी गलत नहीं होने देगी, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। और जब उसने ये रिश्ता बताया तो मैंने ही पहले आगे से कहा कि मुझे ये रिश्ता जो है अपनी बेटी के लिए बताइए, तो वो मेरे साथ कभी गलत नहीं होने देगी। तो कहती है मम्मी क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये लड़का जैसे अंश हो। ये बातें सुनकर उसकी मम्मी थोड़ा सा उनकी आंखों में आंसू आ जाती है, और एक पल के लिए उन्हें वीरेंद्र जी की याद आ जाती है। कहती हैं कि काश बेटा ये अंश हमारा अंश हो। तो इस बार सगुन कहती है मम्मी अगर ये अंश हुआ ना तो मैं कभी शादी नहीं करूँगी, तो आप दुआ कीजिए ये अंश ना हो। तो इस बार उसकी मम्मी कहती तो इतनी क्यों चिढ़ी हुई है, क्या तुम्हें हो सकता है कि उनकी कोई मजबूरी रही हो। तो इस बार सगुन कहती मम्मी कैसी मजबूरी, क्या अंकल को नहीं पता कि जो है पापा उनके लिए कितना तड़प रहे थे। मैंने पापा को तड़पते हुए देखा है, मैंने पापा को रोते हुए देखा है, और मैं अपने पापा के उस आंसू को कभी नहीं भूल सकती। मैं वीरेंद्र अंकल को कभी माफ़ नहीं कर सकती। अगर ये लड़का अंश हुआ तो मैं लाइफ में कभी शादी नहीं करूँगी, और इस लड़के से अगर ये लड़का अंश हुआ तो इस लड़के से तो कतई शादी नहीं करूँगी। उनकी मम्मी सोचती हैं मेरी बेटी क्यों किसी के बारे में उसने गलत राय बना ली है और क्या है, पर सगुन के मन में ये बातें कहीं ना कहीं चल रही थी, उसे कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही थी। ये लड़का इतनी बार बार ये बातें क्यों बोल रहा है, ये तो सिर्फ अंश उससे कहता था। ये सारी बातें उसके मन में चल रही होती हैं कि वो कहती मम्मी मैं एक बार अभी वो लड़का कितने दिन यहाँ पर रुकेगा। तो उसकी मम्मी कहती है अभी वो 10-15 दिन यहाँ पर रुकेगा, उनकी फ्रेंड बता रही थी। तो इस पर सगुन कहती मम्मी मैं एक बार फिर उस लड़के से मिलना चाहती हूँ। तो उसकी मम्मी कहती है ठीक है तुम मिल ले, और ये नंबर उन्होंने अपनी फ्रेंड का नंबर दिया। तो वो अपने उन आंटी से फ़ोन करके उस लड़के का नंबर लेती है। तो जैसे वो फ़ोन करती है तो राहुल फ़ोन उठाता है, और राहुल कहता है जी। तो वो कहती है कि मैं सगुन बोल रही हूँ। तो राहुल थोड़ा सा उसे छेड़ते हुए कहता है आपको मेरी इतनी याद आ रही है और आप मुझे इतना पसंद करती हैं, मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आप मुझे इतना पसंद करती हैं। तो इस पर सगुन कहती है मैं आपको पसंद नहीं करती, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो इस पर राहुल फिर एक बार मजाक में कहता है कि क्यों उस दिन कुछ बातें अधूरी रह गई थी, क्या आप मुझसे अकेले मिलना चाहती हैं। तो इस पर सगुन कहती हाँ मैं आपसे अकेले मिलना चाहती हूँ और मुझे कुछ बात करनी है आपसे। तो राहुल कहता ठीक है आप जहाँ बताइए मैं वहाँ पर आ जाऊँ, आप कहिए तो मैं आपको लेने आ जाऊँ। तो इस पर सगुन कहती जी नहीं, आप जिस होटल में मुझसे मिले थे आप वहीं पर आ जाइए, मैं आपसे फिर से मिलना चाहती हूँ। राहुल कहता ठीक, उसे टाइम देता है। दूसरे दिन वो लोग होटल में मिलते हैं और वहाँ पर राहुल उसे देखता है, मुस्कुराता है और एक अजीब सी नज़र से उसे देखता है। तो उसे फील होता है कि ये लड़का ऐसे क्यों ना उसे पहले से जानता है ना पहचानता है, फिर ऐसे ही वो क्यों देख रहा है। तो ये सारी बातें उसके दिल में चल रही होती हैं। तो लास्ट में वो अपनी बात कहते हुए कहती है कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तो राहुल कहता है जी पूछिए, आप हाजिर हूँ मैं। तो इस पर सगुन कहती देखिए हंसी मजाक की बात नहीं है, क्या आप मुझे एक बात सच सच बताएंगे
और मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तो इस पर फिर वो उसे चिढ़ाते हुए कहता, क्यों आपको किसी से प्यार हो गया है? तो कहती है कि आप बकवास मत करिए, मेरी बात सुनिए, और मैं जो बात कर रही हूँ वो बहुत सीरियस बात है। तो इस पर राहुल कहता, हाँ जी सुनिए बताइए। वो कहती है कि आप मुझे सच सच बताएंगे आप अंश हैं? तो राहुल कहता, अंश ये कौन है? तो उस पर शगुन कहती है कि आप के पापा का नाम क्या है? तो वो मुस्कुराने लगता है। तो इस पर शगुन कहती, प्लीज़ आप मुझे सच बताइए, मेरे बचपन का एक दोस्त था अंश, वो अक्सर मुझसे ये बातें कहता था कि तू मेरे हाथों की लकीरों में है, और जब आपने ये बातें कही तो मुझे उसकी याद आ गई। तो इस पर राहुल कहता है, वो आप उससे प्यार करती थी? तो शगुन कहती है, नहीं मैं प्यार नहीं करती थी, लेकिन बचपन का दोस्त था तो ये सारी बातें होती थी हम लोगों की। इस पर अंश कहता है, राहुल कहता है कि अब समझ में मुझे माजरा आ रहा है कि आप उन्हें लाइक करती थी। तो वो झुझला जाती है कि नहीं मैं उन्हें लाइक नहीं करती थी, बस मैं ये चाहती हूँ अगर आप अंश हैं तो मैं कोई डिसीजन ले सकूँ। तो इस पर राहुल समझ जाता है कि ये थोड़ा नाराज़ हो गई। तो वो कहता है कि आप मुझसे पहले वादा कीजिए आप नाराज़ नहीं होंगी, मैं आपको सब सच बताऊँगा। तो इस पर शगुन कहती है, हाँ मैं नाराज़ नहीं होंगी, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगी। तो वो कहता है, तो राहुल कहता है कि जी हाँ मैं अंश हूँ। शगुन इतना सुनते ही एकदम उसका दिमाग गुस्से से भर जाता है। तो वो जैसे ही कुर्सी से खड़ी होती है तो राहुल कहता है कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप नाराज़ नहीं होंगे, आप मेरी पूरी बात सुनेंगी। तो इस पर वो बैठ जाती है और कहती है, जी बताइए। तो वो कहता है कि एक बात बता शगुन, तो इतनी नफ़रत क्यों करती है मेरी फैमिली से, इतना परिवार से मेरी नफ़रत क्यों करती है, और आखिर हमारे परिवार ने तुम्हारे साथ ऐसा किया क्या है जो इतनी नफ़रत तो करती है? तो इस पर शगुन कहती है कि तुम्हें नहीं पता है, मेरे पापा वीरेंद्र अंकल को फ़ोन करते करते वो ऊपर चले गए, उनका स्वर्गवास हो गया। वो एक पल के लिए भी वीरेंद्र अंकल को नहीं भूल पाए। पर क्या वीरेंद्र अंकल के पास इतना टाइम नहीं था कि वो मेरे पापा को एक बार कॉल कर लेते, एक बार उनका हाल और खबर ले लेते? अब तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो? तो इस पर अंश कहता है कि मुझे पता था कि तू बहुत नफ़रत हम लोगों के परिवार से करती है, लेकिन तू एक तरफ की बात जानती है, तुझे ये नहीं पता है कि हम लोगों के साथ क्या क्या हुआ। हम लोग यहाँ से जब अमेरिका गए तो पापा का बिजनेस तो काफ़ी अच्छा चला, फिर उनके पार्टनर हैरी ने पहले तो वो बहुत अच्छे से बिजनेस में 50-50 हर चीज़ करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कंपनी की ज़रूरतों को ध्यान न रखते हुए सिर्फ कंपनी के साथ उन्होंने धोखा किया, और इस वजह से हमारे पापा का बिजनेस एकदम डूब गया और धीरे धीरे हम लोग सड़क पे आ गए। पापा किस मुंह से अपने दोस्त से बात करते, उन्हें पता था, वो रोज़ अजय अंकल को याद करते थे, उन्हें पता था कि अगर अजय अंकल को ये बातें पता चल गई तो वो काफ़ी टेंशन में आ जाएंगे। इस वजह से पापा ने उनसे बात नहीं की। और रही बात मेरे घर पर कि तो इस पर शगुन ने कहा, हाँ हम लोगों ने तुम्हारे घर पर भी फ़ोन किया था और वहाँ पर भी किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। तो इस पर अंश कहता है कि मेरे घर पर फ़ोन कैसे कोई उठाता, क्योंकि उस घर पे तो हम लोग उस घर को छोड़ चुके थे। मेरे पापा ने बहुत स्ट्रगल की, वो अजय अंकल से मिलना चाहते थे, उनसे बात करना चाहते थे, पर वो डरते थे कि अगर अजय अंकल को उनकी बातें पता चली कि वो इतने कष्ट में घूम रहे हैं तो उन्हें बहुत टेंशन हो जाएगी। इस वजह से उन्होंने अजय अंकल से कभी बात नहीं की। और फिर धीरे धीरे हम लोग, पापा ने मेहनत किया और धीरे धीरे फिर उन्होंने जीरो से स्टार्ट करके बिज़नेस को स्टार्ट किया। और जब उनकी स्थिति अच्छी हुई तब हम लोगों ने अजय अंकल को कॉल लगाया, पर तुम्हारे यहाँ कॉल लग नहीं रहा था और पापा बहुत परेशान थे। तब उन्होंने मुझे यहाँ पर इंडिया भेजा कि मैं पता करके आऊँ कि आप लोग कैसे हैं, ठीक हैं, क्या है। तो मैं जब यहाँ पर आया तो तुम्हारी फैमिली से कोई नहीं था, तुम्हारा घर किराए पर उठा हुआ था। और फिर मैंने वहाँ पर जब पता किया तो तुम्हारे किराएदार ने मुझे बताया कि आप लोग लखनऊ आकर शिफ्ट हो गए हो और अजय अंकल का निधन हो चुका है। वो वक्त मेरे पापा के लिए बहुत बुरा था, मेरे पापा बहुत रोए। और मैंने जब ये खबर घर पे दी तो मेरे घर में
बिल्कुल मातम छा गया था और पापा को बहुत अफसोस हो रहा था कि उन्होंने इतने साल बात नहीं किया और उनके साथ जो हो रहा था सो हो रहा था। कम से कम वो अजय अंकल से बात कर लेते, उन्हें ना बताते, पर वो भी डर रहे थे। इस वजह से उन्होंने अपनी परिस्थिति के बारे में अजय अंकल से बात नहीं की। शगुन को ये सारी बातें सुनकर उसकी आंखें भर आती हैं। वो सोचती है कि उसने वीरेंद्र अंकल के लिए कितना गलत सोचा था और कैसे उनके अंकल के लिए भी उनके अंकल को उनकी दोस्ती याद थी। इस वजह से उन्होंने अंश को यहाँ पर भेजा। वो शर्मिंदा हो जाती है तो इस पर अंश उसका चेहरा उठाते हुए कहता है कि तुम शर्मिंदा मत हो शगुन, मैं जानता हूँ तुम इसी वजह से नफ़रत करती थी, कोई भी होता तो नफ़रत करता, तो शर्मिंदा मत हो। और जब हम लोग को तुम्हारे बारे में पता चला, मैं मिलना चाहता था आंटी से, मैं गले लगना चाहता था उनके, मैं तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम हमारे परिवार से नफ़रत करती हो तो मैं डर सा गया था। और इस वजह से ये जो आंटी हैं ये हमारे दूर के एक पहचान की हैं, तो मैंने इन आंटी के थ्रू तुम्हारी मम्मी से आंटी से बात की और अपनी शादी के लिए रिश्ता भेजा। वो अंश को देखे जा रहे थे कि जो जिस अंश से वो इतनी नफरत करती थी, इतनी चिढ़ती थी, वो अंश उसकी कितनी परवाह करता है। उस अंश ने कितना ज़्यादा उस शगुन के लिए सोचा, वो उसकी आंखें भर आती हैं। तो इस पर अंश कहता अब तो तुम मुझे माफ़ करोगी, अब तो तुम मुझसे शादी करेगी ना। तो वो थोड़ा सा मजाक के मूड में आ जाती है, कहती है सोचा तो नहीं था लेकिन लगता है अब करनी ही पड़ेगी, आखिर तुम्हारे ऊपर मुझे दया आ रही है। तो दोनों हंसने लगते हैं, दोनों उठकर घर जाते हैं। घर जाकर जैसे ही शगुन बेल बजाती है तो उसकी मम्मी नीतू जी दरवाज़ा खोलती हैं। वो कहती हैं कि वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है वो मम्मी के गले लग जाती है। अंश बाहर खड़ा रहता है तो इस पर वो शगुन कहती है आओगे नहीं अंदर। तो जैसे ही अंश आता है तो वो अपनी मम्मी से कहती है मम्मी ये तो तुम्हारा गोलू है, तुम्हारा गोलू अंश है। तो इस पर उसकी मम्मी खुश हो जाती है, उसे गले लगाती हैं, कहती हैं कि तू हमारा गोलू है, तो कहाँ से हम लोगों को ढूंढ निकाला और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरा गोलू मेरे पास आ गया। तो इस पर अंश भी उनके गले लगकर काफ़ी रोता है और वो वीरेंद्र जी के बारे में पूछती हैं, मालती जी के बारे में पूछती हैं, उनकी बहन के बारे में, लतिका के बारे में पूछती हैं। सबके बारे में बताता है कि लतिका दीदी की शादी होगी, उनकी एक प्यारी सी बेटी है और पापा और मम्मी भी ठीक है। अगले हफ्ते वो आएंगे और सगाई के लिए सगाई का डेट फाइनल करेंगे। सगाई का डेट फाइनल होता है, सगाई के लिए सब लोग आते हैं। नीतू जी और मालती जी एक दूसरे के गले लगकर काफ़ी रोती हैं। वीरेंद्र जी जाकर अजय की तस्वीर के सामने उनके अंदर एक गिल्टी उन्हें फील होता है कि वो अपने दोस्त से अपनी बातें नहीं कह सकें। उन्हें बहुत कष्ट होता है कि उनका दोस्त उन्हें छोड़ के जा चुका है, लेकिन आज वो खुश थे कि उनकी बेटी उनके घर की बहू बनने वाली है। सगाई की सारी रस्में होती हैं और इस पर नीतू जी हाथ जोड़ के वीरेंद्र जी के सामने खड़े हो जाती हैं, कहते हैं कि भाई साहब अगर कोई गलती हो गई हो, कुछ कमी रह गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। तो इस पर वीरेंद्र जी कहते हैं कि हाँ बहन जी कमी तो रह गई है। तो इस पर वो कहती हैं कि जी बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगी पूरी करने की। तो इस पर वीरेंद्र जी एक बात बोलते हैं जो जिस बात को सब लोग इतना ज़्यादा ताली बजाकर उन्हें उत्साहित करते हैं कि हाँ बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली। वो कहते हैं कि बहन जी कमी ये है कि शगुन जब तक रॉकी अपने पैर पे नहीं खड़ा हो जाएगा, शगुन जो भी सैलरी इसकी मिलती है सब आपके घर के खर्चे के लिए लगेगी। और हम लोग अब यहीं पर शिफ्ट हो रहे हैं, हम लोग फिर एक परिवार की तरह रहेंगे। और जब तक रॉकी अपने पैर पर नहीं खड़ा हो जाएगा तब तक शगुन की सैलरी का एक पैसा भी मेरे घर में नहीं आएगा। तो इस पर वो वो खुश भी होते हैं, कहते हैं कि नहीं भाई साहब ये कैसे हो सकता है, और बेटी मेरी जो कमा रही है उसका है। तो इस पर वो कहते हैं नहीं, रॉकी की जब तक रॉकी खड़ा नहीं पैर पे हो जाएगा तब तक शगुन
की सैलरी का सारा पैसा रॉकी की पढ़ाई में और आपके घर खर्च में लगेगा। अगर आप इस बात से राजी हैं तो ठीक है, मैं आपकी बेटी को अपनी बहू बनाऊंगा, वरना नहीं बनाऊंगा। मालती भी अपने पति को बहुत प्यार की नज़रों से देखती हैं कि उनके पति कितने समझदारी से हर चीज़ हैंडल कर रहे हैं। और इधर अंश भी काफ़ी खुश रहता है और शगुन भी काफ़ी खुश होती है। और तो इस पर अंश कहता है कि मुझे तो पता था कि तू मेरे हाथों की लकीरों में है, तू मुझसे दूर कैसे जाती। तो शगुन कहती, हाँ मैंने एहसान कर दिया ना, मैं तेरे से शादी कर रही हूँ। मैं तो बचपन से कहती थी कि मैं इस घूर से शादी नहीं करूँगी, लेकिन अब मुझे तुम्हारे ऊपर दया आ रही है। तुम इतना ज़्यादा हम मेरे लिए परेशान रहे, अमेरिका से छोड़कर इंडिया आकर बस रहे हो, तो मैं अब तुम पर एहसान कर रही हूँ। तो इस पर रॉकी कहता है, एहसान तू करती या ना करती, पर तू तो मेरे हाथों की लकीरों में है और तुम इन लकीरों से बचकर कहीं नहीं जा सकती। सब लोग हंसने लगते हैं, पूरी सारी फैमिली बहुत खुश होती है, सब एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी मेरे हाथों की लकीरों में तो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। हमारे जितने भी मोटिवेटर सर हैं, हमारे मंसूरी सर, हमारी फौजिया खान, हमारे बीके सर, हमारे प्रवेश नाथ सर, मनोज सर, जितने भी सर हैं, सबकी वीडियो को खूब पसंद कीजिएगा। सब बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, सभी बातों को सुनिए और उसने अपने जीवन में आत्मसात करिए। इसी के साथ फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।